हाँ जी सर, क्या हाल चाल। सो वी आर बैक विद द रिवीजन लेक्चर ऑफ सीएमए इंटर। यस सर, ये है अपना सीएमए इंटर एक्सक्लूसिव का रिवीजन लेक्चर, जहां पे आज अपन रिवाइज करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक, जो कि है डिविडेंड डिसीजन। यस सर, एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा इजी है, लॉजिकल है, बस आपको समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात बताओ कि डिविडेंड डिसीजन मतलब क्या। ठीक है, आप बोलोगे सर जो कंपनी को डिविडेंड पे करना है वो हो गया डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, उसके पीछे कोई लॉजिक रहेगा, कोई बेस रहेगा क्या? ठीक है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक रहता है, बहुत बड़ा बेस रहता है, बहुत बड़ी कैलकुलेशन रहती है। ठीक है, अगर मैं आपको बता दूं डिविडेंड डिसीजन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन ऑफ अ कंपनी, तो आपको इस बात पे भरोसा करना ही पड़ेगा, आपके पास कोई ऑप्शन है नहीं। ठीक है सर, क्यों, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, डिविडेंड डिसीजन मतलब क्या? डिविडेंड मतलब जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है, जो पैसा कंपनी के पास है, वो पैसा कंपनी ने उनके शेयर होल्डर्स, उनके इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनके ओनर्स को बांटना है या नहीं बांटना है, ये ऑप्शन, ये चॉइस, ये डिसीजन लेना, उसे बोलते हैं डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन ले रहे सर। अब ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, एक इमेजिन करो, एक कंपनी है जिसका नाम है ये क्या है, ये बोट के हेडफोन है। ठीक है, ये बोट की कंपनी है। ठीक है, बोट ने इस साल 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। रियल लाइफ में लॉस ही कमा रही है कंपनी, कुछ नहीं पता। ठीक है, 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अब बोट का ये डिसीजन कि क्या उसने डिविडेंड पे करना है या डिविडेंड पे नहीं करना है, ये इतना मैटर क्यों करता है, मैं आपको बताता हूं। ठीक है, कंपनी के पास 100 करोड़ शेयर होल्डर्स है। ठीक है, सो जैसे कि मैंने अभी बोला, ठीक है, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, किसी भी रियल लाइफ से लिंक नहीं है, बस मेरे को याद रखना। ठीक है, 100 करोड़ का प्रॉफिट कमाया और कंपनी के पास 100 करोड़ के शेयर होल्डर्स है। ठीक है, मतलब पर शेयर होल्डर 1 रुपए का प्रॉफिट हुआ। सर इतना कम कैसे हुआ? भाई लोगों के पास हजार हजार, 10,000 शेयर रहते हैं। ठीक है, तो इतना टेंशन मत लो कि इतना कम प्रॉफिट कैसे हो रहा है। ठीक है, तो कंपनी को अब ये डिसाइड करना है कि या ये शेयर होल्डर्स को वो ये डिविडेंड, ये प्रॉफिट पे कर दे या नहीं। ठीक है सर, आप वही चीज रिपीट कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मैं आपको इमेजिन करवाना चाहता हूँ। ठीक है, क्या होगा अगर कंपनी ने ये पूरा का पूरा पैसा डिविडेंड के थ्रू पे कर दिया, डिविडेंड पे कर दिया तो क्या होगा, कंपनी के पास पैसा जो है ना, जीरो बचेगा। ठीक है, और मुझे एक बात बताओ, बोर्ड जैसी कंपनी क्या कर रही है, एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है, अपने आप को एक्सपांड करने की कोशिश कर रही है, वो न्यू कंपनीज को एक्वायर करने की कोशिश कर रही है। अगर आपने शार्क टैंक का एक एपिसोड देखा रहेगा, उसमें हमर करके कंपनी थी, हमर हैमर कोई तो एक कंपनी थी, हमर तो कार आती है, हैमर रहेगी। ठीक है, उसको एक ऑफर दिया था कि वो उसकी पूरी की पूरी कंपनी टेक ओवर करेगा। इसी तरीके से इन लोगों ने बहुत सारे कंपनीज में इन्वेस्ट किया है, वेरिएबल्स कंपनी में इन्वेस्ट किया होता है, तो कुछ एआई कंपनी में इन्वेस्ट किया रहता है, टेक कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्ट किए रहते हैं। ठीक है, तो अगर ये कंपनी पूरा का पूरा 100 करोड़ का डिविडेंड पे करते हो, तो क्या होगा, इस कंपनी के पास पैसा जीरो हो जाएगा, इसको वापस से न्यू फंड रेज करना पड़ेगा। एंड आपको पता है फंड रेज कम्स विद अ कॉस्ट। यस सर, तो कॉस्ट उसको एडिशनल पे करना पड़ेगा, प्लस वो इशू एक्सपेंसेस एंड ऑल लीगल एक्सपेंसेस वगैरह सब आएगा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड क्या होगा, अगर आप बोलोगे ठीक है ना सर, इतना प्रॉब्लम है तो डिविडेंड ही पे मत करो। ठीक है, तो बहुत सारे शेयर होल्डर्स, एक सेकंड ना, तो उस केस में क्या होगा ना, बहुत सारे शेयर होल्डर्स नाराज हो जाएंगे कि भाई हमको डिविडेंड चाहिए था, हमारा रोजी रोटी डिविडेंड के बेसिस पे चलता है, हमको डिविडेंड नहीं मिला। ठीक है, तो कंपनी को बहुत ही स्ट्रेटेजिकली पूरा एनालिसिस करके ये डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन पे करना रहता है कि कितना पैसा कंपनी में रिटेन करे, कितना कंपनी के पास रिटेन करे, कितना पैसा कंपनी के पास रिटेन करे, जिसको हम बोलते हैं रिटेन अर्निंग, रिजर्व्स एंड सरप्लस बैलेंस शीट में जो आता है वो। ठीक है, और कितना का पैसा एज ए डिविडेंड के थ्रू पे करे। क्लियर है सर, ये था लॉजिक, ये पूरा का पूरा चैप्टर का बेस है, पूरा का पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। ठीक है सर, जो थेरीज है, थेरीज मतलब क्या, थेरी मतलब कोई रिटर्न थेरी आपको नहीं लिखनी है, यहाँ से सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। थेरीज मतलब क्या, किसी ने अपना जो ज्ञान दिया रहता है ना, उसको बोलते हैं थेरीज। ठीक है सर, ये पूरा का पूरा ये चैप्टर का बेस था। ठीक है, सो मैंने आपको पूरा स्टोरी के थ्रू बताया। अब एक काम करते हैं, इस चैप्टर को पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन आप पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मैंने आपको सब कुछ बताया। अब मुझे एक बात बताओ, दो कंपनी है, एक कंपनी है अपनी ग्रोथ कंपनी, ग्रोथ कंपनी का एक नाम लेते हैं, अभी बोट का ले लिया, बोट छोड़ो, अब दूसरा कोई तो एक नाम लेते हैं जो बहुत ही ज्यादा ग्रो करने का काम कर रहा है। तो ऐसे काम कर सकते हैं कि मेरी कंपनी एक है उत्कर्ष लिमिटेड, उत्कर्ष लिमिटेड। ठीक है, और एक कंपनी है 90 प्लस लिमिटेड। 90 प्लस लिमिटेड मतलब क्या, यहाँ पे सब बुढ़े लोग काम कर रहे थे, और ये है मेरी कंपनी, फ्रेश कंपनी, स्टार्टअप कंपनी, ऐसी उत्साही जैसे ताकतवर कंपनी। ठीक है, तो इन दोनों में कंपनी में difference है।
उत्कर्ष लिमिटेड क्या कर रही है ना, उत्कर्ष लिमिटेड ग्रो करने की कोशिश कर रही है, तो ग्रो करने के लिए क्या हो जाएगा, डिविडेंड पे आउट रेशो, क्या लगता है आपको ये उत्कर्ष कंपनी डिविडेंड ज्यादा पे करेगी या कम पे करेगी, ठीक है, ये कंपनी लो डिविडेंड पे आउट रखेगी, ऑब्वियसली लॉजिक मैंने आपको बताया, क्योंकि इसको एक्सपेंशन के लिए पैसा लगेगा, ठीक है सर। अर्निंग्स क्या करेगी, अर्निंग्स ये हाई अर्निंग्स करेगी, क्यों, क्योंकि ये ग्रो कर रही है, अलग अलग कंपनीज को टेक ओवर कर रही है, इसका मिशन ही है ग्रो करना, तो ये जो रिटेन अर्निंग्स रहेगा उस पे वो रिटेंशन पे अर्निंग्स भी और कमा के देगी, ठीक है सर। नीड्स फॉर फ्यूचर फंड, इनको ज्यादा से ज्यादा ग्रो करना है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा लगेगा, और यूज ऑफ अर्निंग क्या होगा, टू अर्न हायर रिटर्न्स, ठीक है। तो मेरे पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, जैसे जैसे ग्रो करूंगा वैसे वैसे मेरा अर्निंग्स बढ़ेगा, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज बढ़ेगा, क्लियर है सर। फोकस ऑफ मैनेजमेंट क्या होगा, लॉन्ग टर्म होगा, भाई ये मेरा अभी एक दो दिन का विजन नहीं है, मेरा विजन है 10 साल, 5 साल, 15 साल, उसके बड़े बड़े रीजन रहते हैं, रीजन रहते हैं, ठीक है सर। और शेयर होल्डर क्या होगा, शेयर होल्डर को फ्यूचर में बेनिफिट होगा। अब इसका बराबर अपोजिट सोचो, 90 प्लस, जो ऐसे अपन ने घर के बड़े बुजुर्ग रहते हैं ना, वो क्या सोचेंगे, भाई स्टेबल रहो, स्टेबल स्टेबल, तो इनका डिविडेंड पे आउट क्या रहेगा, हाई रहेगा, क्यों, क्योंकि इनको स्टेबल रहना है, इनको ग्रोथ ही करनी नहीं है, ठीक है। तो ऑब्वियसली अगर डिविडेंड इनको ग्रोथ नहीं करनी है, तो जो पैसा रहेगा रिटेन क्या रहेगा, उस पर अर्निंग्स भी कम मिलेगी, ठीक है। इनको बहुत ही कम पैसा लगेगा, ग्रो करना ही नहीं है, सिर्फ डे टू डे एक्सपेंसेस उनको ये करना है, डे टू डे एक्सपेंडिचर उनको पार करने हैं उसके, ठीक है। मैनेजमेंट का फोकस क्या रहेगा, सिर्फ रिटर्न, नॉर्मल इनकम, बोलते हैं ना, मेरे को स्टेबल इनकम चाहिए, मेरे को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। और इनका क्या होता है, इमीडिएट इनकम, इनका क्या है, फ्यूचर ग्रोथ, मतलब आगे जाके इनका शेयर होल्डर्स की वैल्यू बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, यहाँ पे इनको डिविडेंड मिलते रहेगा, क्लियर है सर। तो ये इसका एक एग्जांपल आप लिख सकते हो, LIC लिमिटेड, और इसका कोई तो लिख सकते हो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप बोलोगे सर रिलायंस तो बहुत बड़ी कंपनी है, बट वो कंटिन्यूअसली ग्रो करे जा रही है, वो लाइफ टाइम ग्रो ही करेगी, अभी उनकी सेकंड थर्ड जनरेशन, फोर्थ फिफ्थ सेवेंथ एट नाइन 10 जनरेशन पे आएगी, वो भी ग्रोथ में ही रहेगी, ठीक है। यस। अब डिविडेंड पॉलिसी, डिविडेंड पॉलिसी मतलब क्या, यहाँ पे मेजर्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन होता है, क्यों, क्योंकि वो लर्न करके जाता है, ठीक है। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, ठीक है। अगर मुझे दिया रहेगा क्वेश्चन के अंदर की डिविडेंड है, डिविडेंड इज 10%, ठीक है, सो डिविडेंड इज इक्वल टू 10%, तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे होता है, परसेंटेज ऑफ फेस वैल्यू, ठीक है सर। बट अगर कोई अलग टर्म रहेगा, अलग टर्म रहेगा, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल डिविडेंड पे आउट रेशो, पे आउट रेशो मतलब क्या, कि पे आउट, मेरे पे आउट किस में से करेंगे हम, डिविडेंड पे किस में से करेंगे, ऑब्वियसली हम हमारे अर्निंग्स में से डिविडेंड पे करेंगे, किस में से हम पे करेंगे, अर्निंग्स में से पे करेंगे, तो अर्निंग्स पे आउट रेशो मेरा अर्निंग्स पे रहता है, जिसका फॉर्मूला क्या हुआ, DPS डिवाइडेड बाय EPS इनटू 100, या फिर टोटल डिविडेंड डिवाइडेड बाय टोटल अर्निंग्स इनटू 100, कुछ भी करो, डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग्स होना चाहिए, ठीक है। डिविडेंड डिवाइडेड बाय अर्निंग, डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या बताता है, तुम लोगों ने अर्निंग में से कितना अमाउंट, कितना परसेंटेज जो है वो डिविडेंड पे किया, ठीक है सर। एक होता है यील्ड, देखो जब भी यील्ड आता है ना, तो एक बात हम याद रखेंगे, रट्टा मार लो, याद रखो जिंदगी भर के लिए, भूलो मत, यील्ड मतलब करंट मार्केट प्राइस, यील्ड मतलब करंट मार्केट प्राइस, यील्ड मतलब करंट मार्केट प्राइस, यील्ड का मीनिंग करंट मार्केट प्राइस नहीं है, यील्ड का मीनिंग करंट मार्केट प्राइस नहीं है, यील्ड जो होता है वो कैलकुलेट होता है करंट मार्केट प्राइस पे, यील्ड जो होता है वो किस पे कैलकुलेट होता है, करंट मार्केट प्राइस पे, यील्ड जो होता है वो होता है करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट, यील्ड जो होता है वो करंट मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट होता है। सो डिविडेंड यील्ड क्या है, एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ मार्केट प्राइस, द रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर कैन मेक, इन्वेस्टर का एक मतलब क्या, अब एक लॉजिक सोचो कि अब भी वो कंपनी का फेस वैल्यू चल रहा है 10 रुपए, ठीक है, रिलायंस का फेस वैल्यू में भी 1 या 10 रुपए रहेगा, 1 रुपया है 300, क्या रिलायंस 1 रुपए में मिल रहा है क्या, नहीं, रिलायंस अभी चल रहा है कुछ तो 1200 1400 के अराउंड, कुछ तो भी चलता रहेगा, ठीक है सर, एग्जैक्ट मेरे को अभी याद नहीं इतना, 1200 1400 के अराउंड चलता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमको अगर रिलायंस में पैसा डालना है, तो हमको 1200 रुपए डालने पड़ेंगे, 1400 रुपीज डालनी पड़ेगी, जो भी रहेगा वो, फॉर एग्जाम्पल सिंपल कैलकुलेशन के लिए 1000 रुपए बनते हैं, तो मुझे क्या 1 रुपए में शेयर मिल रहा है क्या, नहीं, मुझे मिल रहा है शेयर 1000 रुपए पे, ठीक है। तो एज अ इन्वेस्टर मैं जब कैलकुलेट करूंगा, मैं किस पे कैलकुलेट करूंगा, 1 रुपए पे कैलकुलेट करूंगा या 1000 रुपए पे कैलकुलेट करूंगा, मैं कैलकुलेट करूंगा 1000 रुपए पे, ठीक है सर। सो इसका मतलब क्या, कि मेरा अगर फॉर एग्जाम्पल से कंपनी ने 100% डिविडेंड पे किया, तो डिविडेंड किस पे होता है, डिविडेंड पे होता है फेस वैल्यू पे, तो मुझे 1 रुपए का डिविडेंड मिला, और मेरी करंट मार्केट प्राइस क्या है, करंट मार्केट 1000 रुपीज है, तो 1000 1 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100 करूंगा, तो मुझे मिल जाएगा डिविडेंड यील्ड, तो DPS डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, P0 मतलब क्या, करंट मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर, क्लियर है सर। सेम अर्निंग्स यील्ड, अर्निंग यील्ड मतलब क्या, अर्निंग के कितने टाइम हमने शेयर जो है वो हमको अर्निंग्स हुई, सो EPS डिवाइडेड बाय P0 इंटू 100, क्लियर है सर। यस, रिवाइज कर लो ये पटकन।
इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिखते हैं, ये टॉपिक आपको फाइनल में भी देखने को मिलेगा, पूरे के पूरे फाइनेंस में आपको ये टॉपिक देखने को मिलता है। क्लियर सर? और किसी को पता नहीं रहेगा तो मैं बता दूं कि ये जब मैं फुल स्क्रीन करता हूँ वो मैं फुल स्क्रीन करता हूँ ताकि आप रिवाइज कर पाओ। ठीक है, मेरा हमेशा एक लॉजिक रहता है, हमेशा एक कहना रहता है कि रिवीजन लेक्चर के साथ ही रिवीजन करो, सेल्फ रिवीजन सबसे इंपॉर्टेंट होती है, सेल्फ रिवीजन करते हुए चलो, बाद में वापस से सेल्फ रिवीजन के लिए अलग से टाइम निकालना है। ठीक है, किसी का रह गया तो प्लीज पॉज करो, मैं फुल स्क्रीन करता हूँ, पॉज करो, हो गने आने के बाद अनपॉज करो और हम आगे बढ़ते हैं। क्लियर है सर? डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिविडेंड पॉलिसी मतलब क्या? फैक्टर्स दैट डिटरमाइन डिविडेंड, की डिविडेंड पॉलिसी को कैसे, किस फैक्टर जो है वो डिटरमाइन करते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग डिविडेंड पॉलिसी। थ्योरी क्वेश्चन यूजुअली पूछते नहीं है, बट ठीक है एमसीक्यू में वगैरह कहीं पूछ लिया या फिर लॉजिकली हमको पता नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं क्विकली आपको बता देता हूँ। ठीक है, क्लासेस में हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ते हैं, रिवीजन लेक्चर में इतना वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि हम लोगों को यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है सर? तो डिविडेंड पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब क्या? अभी अभी हमने पढ़ा डिविडेंड पे आउट रेशियो मतलब क्या? पे आउट और टू रिटेन, मतलब कितना पैसा जो है वो पे आउट करना है, कितना पैसा पे करना है, और जितना पैसा पे करोगे बचा हुआ क्या हो जाएगा? रिटेन हो जाएगा। तो पे आउट और रिटेन मतलब ऑब्वियसली जितना ज्यादा पे करोगे उतना कम रिटर्न रिटेन रहेगा, जितना ज्यादा रिटेन करोगे उतना कम पे आउट रहेगा। क्लियर है सर? स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड, ये डिपेंड करता है इन्वेस्टर फेवर स्टेबिलिटी ऑफ डिविडेंड। ऑब्वियसली कोई भी इन्वेस्टर क्या बोलेगा? मेरे को कंसिस्टेंटली डिविडेंड है, एक स्टेबल डिविडेंड है, मेरी खर्चा जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, लीगल कॉन्ट्रेक्चुअल और कंस्टेंट एंड रिस्ट्रिक्शन, अगर ऐसा कुछ रहेगा, लीगल कोई कॉन्ट्रैक्ट रहेगा आपका तो आपको वो फॉलो करना पड़ेगा। एंड ओनर्स कंसिडरेशन, कि भाई ओनर्स को टैक्सेशन कितना पड़ रहा है, एंड ये सब जैसे कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है, डीडीटी वगैरह होता है, और ये सब जो हम इसमें कंसिडर करते हैं। कैपिटल मार्केट कंडीशंस एंड इन्फ्लेशन अगर कोई रहेगा तो उसको भी हम कंसिडर करेंगे। क्लियर है सर? क्विकली इसको देख लें। ठीक है, ये टॉपिक आता है इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ डिविडेंड। ठीक है, सो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वहां पे हम ज्यादा टाइम नहीं लगेंगे, जो इंपॉर्टेंट है हम टाइम लगेंगे। ठीक है, टाइप्स ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड कितने टाइप के हो सकते हैं? डिविडेंड बहुत टाइप के हो सकते हैं। सबसे पहले आपको नॉर्मल डिविडेंड मतलब क्या? डिविडेंड मतलब पैसा, मुझे पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा, उसे बोलते हैं कैश डिविडेंड। मतलब क्या? कि मुझे कंपनी ने डायरेक्टली कैश उठा के मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। ठीक है, अगर आपके पास कोई शेयर्स रहेगा तो आपको कभी कभी दिखता रहेगा, यूजुअली ईयर एंड के टाइम पे, कि डैश डैश परसेंटेज डैश डैश रुपीज हैज बीन क्रेडिटेड टू अकाउंट वाया डिविडेंड फ्रॉम कंपनी डैश डैश। ठीक है, डैश डैश क्या बोल रहे हैं? जैसे कि फॉर एग्जांपल 10 रुपए का डिविडेंड मिला मुझे रिलायंस लिमिटेड से, ऐसा बैंक स्टेटमेंट में आपको दिखेगा। ठीक है, बोनस शेयर्स मतलब क्या होता है? बोनस आपको नाम से ही पता चल रहा है, बोनस या फिर स्टॉक्स मतलब क्या? इस केस में आपको जितना अमाउंट मिलने वाला रहता है उतने अमाउंट के आपको शेयर्स मिल जाते हैं, उतने अमाउंट के आपको शेयर्स जो है वो मिल जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल से 1 बोनस शेयर फॉर एवरी 5 शेयर हेल्ड, ये कैलकुलेशन उनके अकॉर्डिंग वो कर लेंगे, अभी अपने को इतना ध्यान नहीं देना है, ये हम सब फाइनल लेवल में करने वाले। ठीक है सर? प्रॉपर्टी डिविडेंड मतलब क्या? यूजुअली देखने को नहीं मिलता है, बट अगर किसी को असेट्स के थ्रू कोई डिविडेंड पे हो जाएगा तो उसे बोलते हैं प्रॉपर्टी डिविडेंड। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड, मेरे को 10 करोड़ का डिविडेंड कंपनी से आना था, क्यों? क्योंकि मेरी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, मैंने क्या किया? 10 करोड़ के बदले एक 10 करोड़ की लैंड है वो ले लिया एज अ डिविडेंड। ठीक है सर? स्क्रिप्ट डिविडेंड, ये मतलब क्या? प्रॉमिसरी नोट, पक्का पक्का दूंगा आगे जाके दूंगा, पक्का पक्का दूंगा आगे जाके दूंगा, ऐसे लिख के दिया मैंने। प्रॉमिसरी नोट डिविडेंड पेबल आफ्टर 6 मंथ व्हेन कंपनी लैक्स इमीडिएट कैश, मतलब कंपनी के पास अभी लैक कैश नहीं रहेगा। ठीक है सर? एंड लिक्विडेटेड डिविडेंड मतलब क्या? जब कंपनी लिक्विडेशन में हो जाती है तो बचा हुआ पैसा जो आपको मिलता है, बचा हुआ पैसा मतलब क्या? आपको कैपिटल जो है आपको रिफंड मिलता रहेगा, कैपिटल टू रिसीव ड्यूरिंग रिसीव शेयर होल्डर रिसीव कंपनी, मतलब जो मिलेगा वो लेके जाओ खुश रहो। ठीक है सर? डिविडेंड डिसीजन मॉडल्स, यहाँ पे दो टाइप के डिविडेंड डिसीजन आपको मिलते रहेंगे, याद रहेगा। रिलेवेंट इररिलेवेंट, रिलेवेंट इररिलेवेंट, रिलेवेंट इररिलेवेंट हम पढ़ेंगे। थ्योरीज ऑफ डिविडेंड, रिलेवेंट और इररिलेवेंट। ठीक है, यहाँ पे एक आता है जीडी मॉडल, वॉल्टर्स मॉडल एंड गॉर्डन मॉडल, ये वाले जो तो है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है सर? एंड यहाँ पे आता है एमएन मॉडल। ठीक है, सो सबसे पहले क्या है? डिविडेंड रिलेवेंस थ्योरी, नाम से ही पता चल रहा है डिविडेंड रिलेवेंस मतलब क्या? ये थ्योरी मानती रहेगी कि डिविडेंड जो है वो रिलेवेंट है, डिविडेंड जो है वो रिलेवेंट है, डिविडेंड जो है वो रिलेवेंट है। क्लियर है सर? सो डिविडेंड रिलेवेंट थ्योरी बोल क्या बोलता है कि यस, डिविडेंड रिलेवेंट थ्योरी बोलता है कि डिविडेंड डिसीजन अफेक्ट्स द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। ऑब्वियसली जो भी हम करेंगे वो मार्केट वैल्यू देखेंगे, हमारा प्रॉफिट किसमें है? हमारा प्रॉफिट होता है कि मेरा शेयर की जो वैल्यू बढ़ेगी तो उसमें मेरा प्रॉफिट होता है। ठीक है सर? दैट अफेक्ट्स द शेयर प्राइस। इसमें 3 मॉडल्स दिए जाते हैं। सबसे पहले आता है जी एंड डी मॉडल। जी एंड डी मॉडल क्या बोलता है? मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल इंक्रीज व्हेन कंपनी डिक्लेयर अ डिविडेंड, मतलब जितना ज्यादा आप डिविडेंड दोगे उतने ज्यादा मार्केट प्राइस बढ़ेगी। रियल लाइफ में ऐसा होगा क्या? नहीं, ये इसकी थ्योरी है, ये इसका मानना है, ये इसका मानना है, ये इंसान है
जी एंड डी, आपको जो बोलना है वो बोलो, ठीक है सर। इसने एक फॉर्मूला दिया है, उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसकी फॉर्मूला के पहले उसका लॉजिक देखते हैं। उसका लॉजिक क्या है, हायर द डिविडेंड हायर इज द स्टॉक प्राइस। जितना ज्यादा डिविडेंड पे करोगे उतना ज्यादा स्टॉक प्राइस है। क्यों? क्योंकि वो क्या बोलता है कि जिस कंपनी में सबसे ज्यादा डिविडेंड मिलता रहेगा ना, कॉमन लोग वो कंपनी खरीदेंगे, और ये रियल लाइफ में आपको होता भी है, ठीक है सर। जैसे कि वेदांता लिमिटेड करके है, वो कंपनी बहुत ज्यादा डिविडेंड पे करते हैं। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ सेबी एडवाइजर जो स्टॉक्स रिकमेंड करे, मैं सिर्फ आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ज्ञान दे रहा हूँ। प्लीज मेरे रिकमेंडेशन पे स्टॉक मत खरीदेगा। मैं स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं देता, मेरे को स्टॉक्स, ऐसा मान लो कि मेरे को कुछ नहीं आता, ठीक है, स्टॉक्स के बारे में मेरे को कुछ नहीं आता, मैंने सिर्फ नाम सुने, ठीक है सर। कोई भी मेरे कहने पे स्टॉक्स मत उठाना, ऐसा रियल लाइफ में हो चुका है। मैंने रिवीजन लेक्चर में एक बार बोला था, एक बार क्लास में बोला था, सेम एग्जांपल दिया था, तो एक बंदे ने वो स्टॉक उठा लिया था और उसका जान दो, छोड़ो। इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला है पी। पी मतलब क्या? मार्केट प्राइस इन इज इक्वल टू मल्टीप्लायर। मल्टीप्लायर मार्केट प्राइस कैसे कैलकुलेट करेंगे? मल्टीप्लायर के बेसिस पे करेंगे। किस मल्टीप्लायर के बेसिस पे करेंगे? डिविडेंड पर शेयर के मल्टीप्लायर के बेसिस पे करेंगे। प्लस ई मतलब क्या? ईपीएस डिवाइडेड बाय 3। अब ये 3 कहां से आया? ये 3 कहां से आया ये मत पूछो, ये है उस फॉर्मूला का रूल, ठीक है। सो एम इंटू डी प्लस ई थ्री, डी ई थ्री फॉर्मूला सिंपल है। एम इंटू डी प्लस ई थ्री, डी प्लस ई थ्री, एम इंटू डी प्लस ई थ्री, ठीक है सर। अब वैल्यूज पुट इन करोगे, आपको आंसर जो है आ जाएगा। इजी है बहुत, ठीक है। सो क्विकली इसको रिकॉल कर लो जिसको भी रिकॉल करना है मेरी। ठीक है सर, जिसका बाकी रहेगा प्लीज पॉज कर लो और रिकॉल कर लो। क्लियर है? वोल्टर्स मॉडल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फाइनल में भी आपको देखने को मिल जाएगा। वोल्टर वगैरह के क्या है, ये भी सेम बोलता है डिविडेंड इज डिसीजन, बट यहाँ पे फॉर्मूला याद रखने के लिए प्रॉब्लम जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक आपको फॉर्मूला का एक शॉर्टकट बताया था। क्या फॉर्मूला का शॉर्टकट बताया था? वोल्टर क्या है? वोल्टर क्लास का वो बंदा है जो बोलता है मेरे को डर के रहने का, मेरे से डर के रहने का, मैं दादा हूँ ये एरिया का, वो गुंडा है, बोलता है ना, वो अपने आप को गुंडा समझता है। इज लाइक कि मेरे से डर के, इज लाइक मेरे से डर के रहने का। डी फॉर डिविडेंड, ई फॉर अर्निंग पर शेयर, आर फॉर रिटर्न ऑन इक्विटी, एंड के इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ही इज लाइक मेरे से डर के रहने का, डर के, डर के रहने का, डी ई आर के। सो डीवीडी प्लस ई माइनस डी इंटू आर डिवाइडेड बाय के, ठीक है। ये अगर आपको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला लर्न हो गया रहेगा तो मैं आपको इसका लॉजिक बताता हूँ, ठीक है। सो लॉजिक क्या है? डी क्या होगा? डी मतलब डिविडेंड हो जाएगा, प्लस ई माइनस डी क्या है? ई माइनस डी मतलब रिटेन अर्निंग। ई मतलब क्या? अर्निंग पर शेयर माइनस डी। डी मतलब क्या? डिविडेंड पर शेयर, मतलब कितना इन्होंने अर्न किया, उतना रिटेन रखा, ठीक है। अर्निंग में से कितना पैसा उन्होंने रिटेन करके रखा, ठीक है। इंटू आर, आर क्या करेंगे? इंटू आर करोगे तो आपको मिल जाएगा उस पे का रिटर्न ऑन अर्निंग, मतलब जितना पैसा उन्होंने रखा है, इंटू आर करोगे तो आपको मिल जाएगा रिटेन, उन्होंने रिटेन पैसे पे रिटर्न्स कितने कमाए, उन्होंने रिटेन अर्निंग में रिटर्न कितना कमाए, ठीक है। बट ये कितने साल का है? 1 साल के बाद का है, तो हमको इसको डिवाइड बाय के ही करेंगे तो इसको हमें प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है। फिर इसको डिविडेंड के साथ हम ऐड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि ये वापस से हम डिवाइडेड बाय के करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू पे आ जाएगा, ठीक है सर। सो होल डिवाइडेड बाय के, डिवाइडेड बाय के क्यों करते हैं? प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए हम डिवाइडेड बाय के करते हैं, क्लियर है सर। किसी को ये लिखना रहेगा तो लिख सकता है, ठीक है। यहाँ पे ये अजम्पशन लेके चलता है। अजम्पशन क्या होता है? ये सीधा सीधा बोलता है कि जिसका फायदा है वो करो, जिससे फायदा है वो करो। व्हेन आर इज ग्रेटर देन की, आर मतलब क्या? रिटर्न ऑन इक्विटी इज ग्रेटर देन कॉस्ट। अगर आपका रिटर्न ज्यादा है के से तो पे आउट रेशो मत रखो, जीरो डिविडेंड रखो। क्यों? क्योंकि कंपनी में इन्वेस्ट करके पैसे कंपनी के शेयर होल्डर्स को ज्यादा फायदा हो रहा है। अगर दोनों सेम है तो ऑप्टिमम पे आउट रेशो डजंट एग्जिस्ट, एंड ऑब्वियसली अगर आप उनको उनको रिटर्न ज्यादा बाहर मिलता रहेगा तो पूरा का पूरा पैसा एज ए डिविडेंड पे कर दो, वो बाहर से ज्यादा रिटर्न कमा लेंगे, क्लियर है सर। गॉर्डन्स मॉडल मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल और मोस्ट रिलेवेंट मॉडल, ठीक है सर, इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। थ्योरी में कोई इंटरेस्ट है नहीं अपने को, हमको सिर्फ एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो ये देख लेते हैं, ठीक है। थ्योरी वेरी हमने सब क्लास में देख लिया, ठीक है। सो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है? ये फॉर्मूला है ई इंटू वन माइनस बी डिवाइडेड बाय के ई माइनस बी इंटू आर, ठीक है। समझा? कुछ नहीं समझा, ठीक है, सिंपल। अब देखो डिविडेंड डिवाइडेड बाय के ई माइनस डी,
डिविडेंड डिवाइडेड बाय के माइनस जी क्या है? डिविडेंड मतलब क्या? जो हमको अगले साल D1 डिविडेंड मिलने वाला है, अगले साल डिविडेंड पर शेयर जो मिलने वाला है वो, डिवाइडेड बाय के मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ इक्विटी करेंगे तो हमको इसकी जो है प्राइस मिलती है, बट माइनस जी क्यों? क्योंकि ग्रोथ रेट जो होता है उसके लिए हम माइनस जी करते हैं, ठीक है? ये हमने क्लास में देखा था। अगर ग्रोथ होता रहेगा तो हम कॉस्ट में से माइनस करते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमारा फायदा है, तो कॉस्ट में से फायदा माइनस करेंगे तो नेट कॉस्ट हमको मिलेगी, ठीक है सर? सो ये हुआ हमारा फॉर्मूला, और डिवाइडेड बाय डिविडेंड के साथ इसको डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियसली हमको हमारा ये मिल जाएगा प्राइस, ठीक है? बट ये वन ई ई क्या है? ई अपना अर्निंग पर शेयर, और वन माइनस बी क्या होता है? बी मतलब रिटेंशन रेशियो, मतलब उन्होंने कितना रिटेन किया। तो वन माइनस रिटेंशन रेशियो, अगर उन्होंने 20% रिटेन किया तो वन माइनस 20% मतलब 80%, मतलब 80% उन्होंने अर्निंग में से डिविडेंड पे कर दिया। सो ई इंटू वन माइनस बी क्या होता है? अपना डी, डिविडेंड पर शेयर। सीधा सीधा डिविडेंड लिख सकते थे, बट इनको मस्ती अंग में है, इसलिए मैं बोलता हूँ एग्जाम में फॉर्मूला नहीं लिखना है, आपको लॉजिक पता रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है सर? तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय के माइनस जी। तो बी इंटू आर क्या है? बी इंटू आर जो होता है वो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला होता है। बी मतलब क्या? रिटेन कितना किया मैंने, रिटेन कितना किया, रिटेन कितना किया, और उस पर रिटर्न कितना कमाया। रिटेन पे रिटर्न, रिटेन पे रिटर्न, रिटेन पर रिटर्न, रिटेन पे रिटर्न कितना कमाया, इतना मतलब ही मैंने कंपनी में ग्रोथ कितना करके दिया, ठीक है? यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है, ठीक है सर? सो पी क्या है? शेयर होल्डर प्राइस है, शेयर प्राइस। बी क्या है? रिटेंशन रेशियो। वन माइनस बी क्या है? डिविडेंड पे आउट रेशियो। के क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी। ई क्या है? अर्निंग पर शेयर। आर क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी। ई इंटू वन माइनस बी क्या है? डिविडेंड पर शेयर, और जी इज इक्वल टू ग्रोथ, ठीक है? इतना फटाफट क्यों पढ़ा? क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है? क्विकली इसको रिकॉल करो, इसको प्लीज 2-3 मिनट लेकर रिकॉल करो, पॉज करके रिकॉल करो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है सर? प्लीज इसको रिकॉल करो, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बहुत जगह पे यूज भी होता है, ठीक है? जिसका नहीं हुआ रहेगा प्लीज पॉज करके कर लो, हम बढ़ते हैं आगे। यस सर। डिविडेंड इररिलेवेंट थ्योरी, अब नाम से ही पता चल रहा है ये थ्योरीज जो बोलती है वो डिविडेंड कुछ रिलेवेंट नहीं बोलती, ये बोलती है सिर्फ अर्निंग जो है वो रिलेवेंट रहता है, डिविडेंड रिलेवेंट नहीं रहता है। कंपनी कितना कमा रही है ये मैटर करता है, कंपनी कितना पे कर रही है वो मैटर नहीं करता। डिविडेंड इररिलेवेंट थ्योरी बिलीव्स दैट डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट कंपनीज मार्केट शेयर, क्लियर है सर? इसमें एक मॉडल आता है M&M मॉडल या फिर डिविडेंड इररिलेवेंट मॉडल, ठीक है सर? ऐसे ही इसमें ये क्या बोलता है? सिंपल है कि मार्केट प्राइस क्या होता है? मार्केट प्राइस होता है कि P1 प्लस D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। क्या है ये? P1 मतलब क्या? प्राइस आफ्टर 1 ईयर, प्लस D1 क्या है? डिविडेंड आफ्टर 1 ईयर, क्या मतलब? प्राइस प्लस डिविडेंड जो है डिवाइडेड बाय 1 प्लस के। क्या करेंगे अपन? डिस्काउंटिंग फैक्टर से उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आते हैं, 1 प्लस आर। वन प्लस आर भी बोलते हैं ना, कि उसको वन प्लस डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो के क्या है? डिस्काउंटिंग फैक्टर करोगे तो वन क्या है? वन है अपना एक साल बाद की वैल्यू, P1 D1 मतलब क्या होता है? एक साल बाद की वैल्यू, और डिवाइडेड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर करेंगे, एक साल से डिस्काउंट करेंगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगा। इसलिए मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी का रिविजन लेक्चर डाला था। प्लीज अगर आपको कुछ समझ नहीं रहा ना, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर इन एंटायर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इंटर हो, फाइनल हो, कुछ भी हो, रियल लाइफ हो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। मैंने लिटरली इसमें फाइनल लेवल के रेगुलर बैच में भी पूरा एक लेक्चर सिर्फ टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे इन्वेस्ट किया। तो आप इमेजिन करो आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो। वहां पे उन लोगों को तो पता रहता है, फिर भी 1 घंटा लगाया, आपको तो कितना टाइम उस पर इन्वेस्ट करना चाहिए। क्लियर है सर? तो सेम चीज यहाँ पे P0 क्या है? P0 करंट मार्केट प्राइस, के क्या है? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, D1 क्या है? मैंने आपको बोला एट द एंड ऑफ पीरियड 1, मतलब नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड और नेक्स्ट ईयर की प्राइस, ठीक है सर? और इसमें नंबर ऑफ शेयर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? E1 माइनस E प्लस एन D1 डिवाइडेड बाय P1, ठीक है सर? सेम लॉजिक है, यहाँ से इसको घुमा फिरा के ये सब प्रेजेंट करते हैं। तो आपको एक बार ये फॉर्मूला पता रहेगा ना, तो ये फॉर्मूला भी इसी से डिराइव हुआ है, ठीक है? ये इधर से सब्स्टिट्यूट वर्क करके डिराइव हुआ है, तो टेंशन मत लो। एक फॉर्मूला याद रखो, आप ऑटोमेटिकली यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपको ये P1 निकालना है, तो P1 की वैल्यू आप एक्स रख के भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? तो सिंपल क्या है, हम लोग के फ्यूचर के प्राइस प्लस फ्यूचर का डिविडेंड, उसको क्या करेंगे? डिस्काउंटिंग फैक्टर से करेंगे, तो आज का हमें मिल जाएगा। इतना ही लॉजिक हमको याद रखना है। क्लियर है सर? रिकॉल कर लो इसको, पॉज करके रिकॉल करो, मैं बढ़ रहा हूँ आगे, ठीक है?
रेसिडुअल थ्योरी ऑफ डिविडेंड। रेसिडुअल थ्योरी मतलब क्या, बची हुई थ्योरी। अब ये क्या बोलता है, बची हुई थ्योरी मतलब एग्जाम के लिए रिलेवेंट नहीं है, ऐसा नहीं है, रिलेवेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है। सो रेसिडुअल थ्योरी क्या बोलता है, अजम्पशन दैट अ फर्म्स फाइनेंस इट्स इन्वेस्टमेंट बाय रिटेन अर्निंग। मतलब क्या, मैंने आपको पहले क्या बताया था लॉजिक, कि जो कंपनी के पास पैसा बचेगा वो कंपनी पैसा अपने इन्वेस्टमेंट के लिए, अपने फायदे के लिए यूज करके, अपने ग्रोथ के लिए यूज करेगी, ठीक है सर। इसमें स्टेप्स क्या है इसको ध्यान से पढ़िए। इसके लिए मैंने एक एग्जांपल भी लिया है, सबसे पहले स्टेप्स पढ़ेंगे, फिर एग्जांपल सॉल्व करके आपको समझ आ जाएगा। स्टेप वन क्या करता है, मेंटेन अ कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर मतलब क्या, डेट इक्विटी मिक्स, ठीक है। वो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है वो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ फंड्स दैट कैन बी जनरेटेड विदाउट सेलिंग न्यू इक्विटी। मतलब क्या, कि हम लोग बिना न्यू इक्विटी शेयर इशू किए, बिना न्यू इक्विटी शेयर इशू किए हम लोग कितना पैसा जो है वो जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। डिसाइड वेदर टू पे डिविडेंड और नॉट, कि डिविडेंड पे करना है या नहीं करना है, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। इफ फंड्स नीडेड आर लेस देन द फंड्स जनरेटेड, मतलब आपको पैसे की जरूरत कितनी है, कम है, और आपने पैसा ज्यादा जनरेट किया तो ऑब्वियसली डिविडेंड पे होगा, और नहीं हुआ तो वाइस वर्सा करेंगे, ठीक है। रेसिडुअल इफ एनी विल बी पेड एज डिविडेंड, ठीक है। सो कैसे करते हैं, सबसे पहले फर्म हैज 1000 इन अर्निंग, मतलब कंपनी के 1000 रुपए का प्रॉफिट हुआ है, वाह छोटी कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, 1:3 डेट और 2:3 इक्विटी, मतलब 1/3 जो है वो उसका डेट है, 2/3 जो है वो उसका इक्विटी। तो स्टेप वन, if the firm retains entire 1000 and pays no dividend, then the equity will increase by 1000, इनकी इंक्रीज हो जाएगी इक्विटी। टू कीप अ डेट इक्विटी रेशियो कांस्टेंट, फर्म मस्ट बोरो 500 रुपीज। मतलब क्या हो जाएगा, इनको अभी क्या करना है, 1:3 के रेशियो में ही आपके डेट इक्विटी को रखना है, ठीक है। बट अगर पूरा का पूरा इन्वेस्ट करोगे तो 1000 से जो है वो इक्विटी बढ़ जाएगी, तो इनको डेट उधार लेना पड़ेगा उतने से, मतलब उसका इनटू ये कितना है, इनटू 1/3 करोगे तो आपको आंसर जो है वो मिल जाएगा, ठीक है। सपोज वी आर रिक्वायरिंग 900 फॉर द प्रोजेक्ट, हमको प्रोजेक्ट के लिए 900 रुपए चाहिए। देन 1/3 विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय डेट, 900 डिवाइडेड बाय 1/3 जो है वो डेट कैलकुलेट हो जाएगा, और 300 रुपए जो है वो क्या हो जाएगा, थस द फर्म विल बोरो 300 फ्रॉम डेट एंड बैलेंस 600 फ्रॉम रिटेन अर्निंग। क्लियर है सर, तो 300 रुपए क्या हो जाएगा, डिविडेंड के द्वारा पे हो जाएगा। रेसिडुअल विल बी पेड एज डिविडेंड। अच्छा, 1000 रुपए की अर्निंग है तो 1000 माइनस 600 400 जो है वो डिविडेंड हो जाएगा, ठीक है। 900 रुपए पड़ा था, 900 रुपए की जरूरत है, 1000 रुपए कमाए है, 1000 रुपए कमाए है, 600 रुपए लगने वाले हैं, तो 400 रुपए डिविडेंड पे करेंगे सर। एक बार क्विकली एग्जांपल के थ्रू भी रिवाइज करो। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या है, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट है। याद रखना, फाइनल लेवल पे भी ये सबसे ज्यादा यूज होता है, प्लीज इसको कंसेप्चुअली समझो, ठीक है। मैं फाइनल लेवल पे भी एसएफएम पढ़ाता हूँ, तो मेरे को अच्छे से पता है कि कौन सी चीजें जो जेन्युइनली रिलेवेंट है, कौन सी चीजें जो जेन्युइनली रिलेवेंट नहीं है, क्लियर है। सो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल क्या है, वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल फॉर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, ठीक है। हम लोग ये क्या कर रहे हैं, ऑब्वियसली स्टॉक की हम वैल्यू कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या है ना, कि कुछ कुछ चीजें अपन अजम्पशन लेके चलते हैं, कि सबसे पहले क्या करेंगे, शेयर जो है वो हमने हमेशा के लिए लिया है। मतलब क्या बोलते हैं कि मैंने ना रिलायंस इंडस्ट्रीज में पैसा डाला, मेरे को मेरे मुकेश अंबानी पे, मेरे मोटा भाई पे बहुत ज्यादा भरोसा है, मैं क्या करूंगा, कभी भी ये शेयर नहीं बेचूंगा, कभी भी ये शेयर नहीं बेचूंगा। तो उस केस में मैं इसकी वैल्यू कैसे निकालता हूँ, कि मुझे जो अगले साल डिविडेंड मिलने वाला है वो उसको मैं डिस्काउंट करता हूँ, तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू मिल जाती है। वापस से मैं बोल रहा हूँ, टाइम वैल्यू ऑफ द मनी आपको आना चाहिए, ठीक है। P1 मतलब क्या, अगले साल का डिविडेंड, डिवाइडेड बाय के मतलब क्या, डिस्काउंट फैक्टर। सो P0 क्या है, हमको फॉर एग्जांपल से 20 रुपीस का डिविडेंड है, कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी 12% है, तो मेरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, मेरी वैल्यू हो जाएगी 166.7। और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से मेरे को कुछ ग्रोथ हो जाएगा, मुझे यहाँ पे 10% का ग्रोथ हो जाएगा, मतलब मेरी करंट वैल्यू जो हो जाएगी 1000 जो है वो हो जाएगी, ठीक है सर। इसका लॉजिक जो है टाइम वैल्यू में आपको समझेगा, अगर नहीं समझ रहा है तो फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ, कि मेरे खर्चा कितना है, मेरा खर्चा है इतना, के 12%, मेरा फायदा कितना हो रहा है, मेरा फायदा हो रहा है 10% का, तो मेरा नेट खर्चा कितना हो, 2% का, ये इसका पीछे का लॉजिक है, क्लियर सर। वेरिएबल ग्रोथ इन डिविडेंड, मल्टीपल ग्रोथ मॉडल या टू स्टेज मॉडल। इसमें क्या होता है कि स्टार्टिंग में कंपनी का ग्रोथ बहुत ज्यादा होते रहता है, कि फॉर एग्जांपल से नई नई कंपनी, तो वो क्या करती है, पहले साल 40% का ग्रोथ, दूसरे साल 50% का ग्रोथ, तीसरे साल 60% का ग्रोथ, पांचवें साल 100% का ग्रोथ, फिर 60 40 30 20% कर करते एक टाइम के बाद वो सिर्फ हर साल 10% से ग्रो होती है। तो उस केस में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम ईयर, डिविडेंड, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और प्रेजेंट, पहले स्टेप में हम जब वो अलग अलग रेट से, जब डिस्काउंटिंग फैक्टर रहेगा, अलग अलग डिस्काउंटिंग
फैक्टर के लिए हम अलग अलग रेट यूज करेंगे, उस केस में हम पूरा टेबल कैलकुलेट करेंगे, जैसे कि ईयर 1 2 3 4 जो रहेगा वो डिविडेंड की अमाउंट उस टाइम की, उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर मतलब वो ग्रोथ रेट से हम उसके मतलब जो रेट दिया रहेगा उस टाइम से डिवाइड करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, फिर जो नॉर्मल ग्रोथ रेट मतलब हम ना ऊपर वाला ही जो कैलकुलेट करेंगे और इन दोनों की वैल्यू को ऐड करेंगे। क्लियर है सर? अगर आपके कंसेप्ट क्लियर रहेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से रिकॉल होता रहेगा, इमेजिन होता रहेगा। ठीक है सर, देख लो एक बार। यस सर। इसमें एक और चीज आपको याद रखनी है, सिर्फ डिविडेंड की डेट्स, मतलब क्या एमसीक्यू में कभी पूछ सकते हैं या फिर आपको क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना चाहिए डिविडेंड डिक्लेयर डेट मतलब क्या, जिस दिन है ना डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर होता है, कंपनी जब जिस दिन डेट डिविडेंड डिक्लेयर, रिकॉर्ड डेट मतलब क्या, जब कंपनी के व्हेन कंपनी क्लोजेस इट्स स्टॉक ट्रांसफर, मतलब जो कंपनी में जब रिकॉर्ड होता है बुक्स में, जब क्लोज होता है रिटर्न होता है, तब बोलते हैं रिकॉर्ड डेट। और पेमेंट डेट मतलब क्या, जिस दिन आपको पेमेंट मिलता है, जिस दिन आपको चेक जो है वो दिया जाता है, उसको बोलते हैं पेमेंट डेट। क्लियर है सर? एक और चीज आती है यहाँ पे, बोनस स्टॉक। देखो थ्योरी में ज्यादा इतना टाइम पढ़ने का ऐसा कुछ है नहीं, सो थ्योरी में ज्यादा टाइम हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर सर? एक और चीज आती है बोनस, और बोनस शेयर्स और स्टॉक डिविडेंड, मतलब क्या कि यहाँ पे हमने जैसे ऊपर पढ़ा था कि आपको यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टॉक्स मिलेंगे इंस्टेड ऑफ मनी। तो कैसे होता है कि इसका मीनिंग क्या है कि आपको एडिशनल शेयर्स मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल से 10% स्टॉक डिविडेंड, मतलब क्या कि आपका आपके पास 10 स्टॉक है तो आपको एक स्टॉक मिलेगा। ठीक है, ये कब होता है कि कंपनी, इससे क्या होता है कंपनी के आउटस्टैंडिंग शेयर जो है वो बढ़ जाते हैं। ठीक है, सो पहले कंपनी के पास 10 लाख शेयर्स थे, 10% मतलब 1 लाख शेयर्स दिए तो कंपनी के पास 12 लाख शेयर्स हो गए। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा कि प्रोपोर्शनेट ओनरशिप सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि भाई मेरे पास पहले 10 लाख में से 10 शेयर थे, अब मेरे पास 11 लाख में से 11 शेयर। क्लियर है? टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू रिमेन सेम, ऑब्वियसली बुक वैल्यू पर शेयर जो है वो कम हो जाएगी, और कैश फ्लो जो है वो कंपनी का अफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ बोनस दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है। रीजन ऑफ इशू क्या होता है, कंपनी का कैश कम है या फिर कंपनी को कैश लग रही है बट शेयर होल्डर्स को भी खुश करना है। वो इफेक्ट ऑन अर्निंग क्या होता है, एक्यूमुलेटेड अर्निंग्स आर कैपिटलाइज। अकाउंटिंग इफेक्ट क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ अर्निंग। ये आपको इतना याद रखने की कोई जरूरत है नहीं, ये वाला पार्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। इसके कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी होते हैं, वो पढ़ने की हमें जरूरत नहीं है। ठीक है सर, इसी के साथ हमने क्या किया, वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर बहुत ही क्विकली खत्म कर दिया। ठीक है, इसमें आपको मोस्टली जो है यहाँ पे जो है इसको ध्यान रखना है, इसके क्वेश्चन भी आपको अच्छे से सॉल्व करने के लिए सर। यस, ठीक है सर। सो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दिस वाज सी उत्कर्ष मेहता साइनिंग ऑफ।